हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम जो सब्जेक्ट है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार सिलेबस देखिए, आप सभी सिलेबस जानते हैं। इसमें 7 ऐसे देश हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमको उनके जो राजनीतिक व्यवस्था है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको पढ़ना है, उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ब्रिटिश संविधान की दिशा को आकार देने वाले विभिन्न संवैधानिक जो विकास हैं उसकी आपको जांच करनी है। यानी कि जो ब्रिटिश संविधान है, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान है, उसको कैसे दिशा मिली, कैसे वो एक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की तरफ गया ब्रिटेन, इसको हमें समझना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, जो ब्रिटेन का संविधान है वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अनूठा संविधान है। अब पुराना है ये तो ठीक है, अनूठा कैसे है ये आपको समझना है। अनूठा ऐसा है क्योंकि इसमें समय समय पर जो कमियां महसूस हुई उसको उसको संशोधन किया गया, यानी कि अमेंडमेंट इसमें हुए हैं टाइम टाइम पे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान है दुनिया में ये क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस संविधान को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये किसी एक लिखित दस्तावेज पे आधारित नहीं है, बल्कि ये कई ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं और जो ऐतिहासिक विधि हैं, जो परंपराएं हैं, ठीक है, जो न्यायिक निर्णय हैं, यानी जो जुडिशियल जो डिसीजन हुए हैं उसके आधार पे ये बनाया गया है, ठीक है। और संवैधानिक प्रथाओं का, सारी संवैधानिक प्रथाओं को इसमें जोड़कर रखा गया है। तो संविधान ये नहीं है कि ये केवल लिखित दस्तावेज हो, इसमें जो पुरानी ट्रेडिशन थी उसको अपनाया गया है, जो पुराने नियम होते थे, जो पुरानी प्रथाएं या परंपराएं होती थी, या जो भी पुराने निर्णय हुए हैं, ठीक है, न्यायिक निर्णय, उसको भी इसमें स्थान दिया गया है। इसलिए ये बहुत ही अनूठा है। ये संविधान जो है विकसित है, निर्मित नहीं है। अब ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है अगर आप इसका मतलब समझ जाओ तो। कहते हैं कि ये संविधान जो है विकसित है, निर्मित नहीं है। यानी कि ये संविधान लिखा नहीं गया, बनाया नहीं गया है, बल्कि समय के साथ जैसे जैसे वहां पे सिचुएशन हुई है उसके अकॉर्डिंग इसको विकसित किया गया है, यानी कि डेवलप किया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें समय समय पर बहुत सारे संवैधानिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन, यानी उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। इसके माध्यम से ये आकार लेता रहा है और इन विकासों ने लोकतंत्र, संसद की संप्रभुता, नागरिक अधिकार और शासन प्रणाली की स्थिरता को कहीं ना कहीं मजबूती दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझते हैं आगे। अब सबसे पहला पॉइंट है मैग्ना कार्टा। ये क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए, ये संविधान निर्माण की दिशा में पहला बड़ा कदम था। ये दस्तावेज जो है राजा की जो निरंकुश सत्ता थी उस पर पहली संवैधानिक रोक थी। यानी कि पहले क्या होता था, जो ब्रिटेन है यहाँ पे कभी राजा का शासन होता था, तो राजा का शासन बाद में भी रहा है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो राजा होता था ना वो निरंकुश होता था, यानी कि जैसा उसका दिल करता था वो वैसे शासन चलाता था, निरंकुश था, लोकतंत्र नहीं था वहां पे। तो कहीं ना कहीं राजा के पास असीमित अधिकार थे, अनलिमिटेड अधिकार थे। अब उसके अनलिमिटेड अधिकारों पे रोक लगाने के लिए मैग्ना कार्टा लाया गया था, ठीक है। मैग्ना कार्टा ये पहला प्रयास था, या फिर आप इसे पहला कदम मान लीजिए, जिसने कहीं ना कहीं जो राजा की शक्तियां हैं, राजा के जो अधिकार थे उसको कम किए हैं, ठीक है, उस पर अंकुश लगाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इससे क्या होता है कि कानून के शासन, यानी जिसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, ये स्थापित होता है। यहाँ पे कानून का शासन मतलब एक कानून बना दिया जाएगा, कानून में कुछ बातें अवेलेबल होंगी, लिखित में रख दी जाएंगी और उन बातों को फॉलो किया जाएगा। तो ऐसे शासन को हम कानून का शासन कहते हैं। यानी कि जहां पे कोई भी बड़ा आदमी बड़ा ना समझा जाए, ठीक है, किसी को छोटा ना समझा जाए, वहां पे सभी कानून के सामने बराबर होते हैं और सभी को कानून के अनुसार अधिकार मिलते हैं, ठीक है। कोई अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा होगी, चाहे वो कोई भी हो। तो इसको कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा निष्पक्ष न्याय के विचारों की नींव यहाँ पे पड़ती है। कोई व्यक्ति यहाँ पे कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है, ये सिद्धांत यहाँ पे शुरू होता है। यानी कि कहीं ना कहीं राजा के अधिकारों पे रोक लगाने के लिए मैग्ना कार्टा लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला कदम देखते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रतिज्ञा पत्र, जिसको पिटिशन ऑफ राइट्स कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, उस समय राजा होते थे चार्ल्स प्रथम, ठीक है, किंग होते थे वहां के चार्ल्स फर्स्ट। ये बहुत ही अत्याचारी थे, बहुत ही क्रूर थे। और इन्होंने जो टैक्स, कराधान का मतलब होता है टैक्सेशन, यानी जो टैक्स था, इसके विरुद्ध संसद द्वारा पारित ये दस्तावेज था, ठीक है। इनका जो बेकार शासन था और इनकी जो बेकार टैक्स की पॉलिसी थी, इसके खिलाफ ये पिटिशन ऑफ राइट लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि राजा जो है वो संसद की अनुमति के बिना कर नहीं वसूल कर सकता, यानी कि संसद जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक राजा टैक्स नहीं वसूल पाएगा।
और इलीगल जो गिरफ्तारी हो जाती थी, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ये चीज नहीं चलेगी। सैनिक शासन पे भी इन्होंने क्या कर दिया, बैन लगा दिया, यानी सेना का शासन भी यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। और ये संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा है, यानी कि यहाँ पे सारी पावर जो है संसद की तरफ जा रही है। अब राजा का यहाँ पे रोल जो है वो खत्म होता जा रहा है, राजा की जो पावर है, जो शक्तियां है, उसको कम किया जा रहा है, उसके अधिकार को कम किया जा रहा है, संसद को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पता लगेगा किस तरीके से राजतंत्र से छोड़कर लोकतंत्र की ओर ब्रिटेन जा रहा था, कैसे कैसे उसके संविधान में परिवर्तन आते गए, उसको कैसे कैसे उसमें जोड़ा गया, ये सारी बातें इसमें है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ और अधिकार पत्र कहा जाता है। इसको हिंदी में हम गौरवमय क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। तो इसको समझते हैं। देखिए, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के तहत क्या था कि राजा जेम्स जो सेकंड थे, इनको हटा दिया गया था इनकी गद्दी से, और विलियम और मैरी जो थे, इनको गद्दी पे बिठाया गया, यानी एक राजा को हटाया गया, उनकी जगह दूसरे आए, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स जो था 1689, इसमें संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। कहने का मतलब है कि राजा का शासन पहले भी था और राजा का शासन अभी भी है, राजा का ही शासन रहेगा, लेकिन राजा का शासन संवैधानिक होगा, यानी संविधान के तहत होगा। संविधान में जो पावर राजा को मिली होगी, राजा उसी का उपयोग कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि राजा जैसा मर्जी वैसा कर दे। निरंकुश शासन खत्म हो गया और संवैधानिक राजतंत्र की यहाँ पे क्या हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। इसमें राजा की जो शक्ति थी, इसको संसद के अधीन कर दिया गया, यानी अब राजा की जो भी पावर है वो संसद के अधीन है, संसद के खिलाफ राजा नहीं जा सकता, ठीक है। राजा अब संसद की सहमति के बिना कोई कानून भी नहीं बना पाएगा। और नेक्स्ट है हमारा उत्तराधिकार का अधिनियम, यानी ये अधिनियम जो था शाही उत्तराधिकार को कंट्रोल करता है। पहले क्या होता, जो कैथोलिक शासक होते थे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्रिश्चियनिटी थे, यहाँ पे ईसाई लोग होते थे, कैथोलिक जो चर्च होती थी उसका कहीं ना कहीं शासन होता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस कैथोलिक शासक जो थे, इसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया, यानी आप उत्तराधिकार नहीं रख पाएगा। इससे क्या कहते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की नींव रखी गई, क्योंकि भाई न्यायपालिका जो डिसीजन लेगी वो माना जाएगा। राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपने उत्तराधिकार भी नहीं रख सकता है। फिर शासन व्यवस्था में संवैधानिक संतुलन और उत्तरदायित्व को भी यहाँ पे क्या मिलता है, बल मिलता है। नेक्स्ट है यूनियन अधिनियम, इसको एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है। इसमें कुछ बड़े बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि 1707 में क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये अलग अलग होते थे, इसको एकीकृत किया गया, यानी इनको जोड़ दिया गया और ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया, ठीक है। फिर 1801 में क्या होता है, आयरलैंड जो था उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया और यूके बन गया, यानी यूनाइटेड किंगडम बन गया, ठीक है, जिसमें आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आपका आयरलैंड ये तीनों मिक्स हो जाते हैं। और इससे एकीकृत, फिर जब ये सारे एक साथ हो गए तो एक ही संसद बनेगी, तो एकीकृत संसद बनी यहाँ पे। और संविधान में भी जो क्षेत्रीय विविधता थी उसका समावेश किया गया, क्योंकि देखो स्कॉटलैंड अलग है और ये जो इंग्लैंड है ये अलग है, आयरलैंड अलग है, वहाँ की क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, लोगों के जो कल्चर अलग मिलेगा आपको, लोगों का बोलने का तरीका अलग होगा, लोगों की विचारधारा अलग होगी, वो सब जब एक साथ इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, एक साथ एकीकृत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विविधता थी इसको भी यहाँ पे क्या दिया गया, सम्मान दिया गया, ठीक है। अगला है सुधार अधिनियम, यानी रिफॉर्म एक्ट्स, जो कि यहाँ पे कुछ सुधार किए गए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या था, चुनावी ढांचा, जो चुनाव का जो सिस्टम था उसको चेंज किया गया। मताधिकार, यानी जो वोटिंग के जो राइट्स थे, वोटिंग के जो अधिकार थे, उसमें कुछ बदलाव किया गया। नई जनसंख्या और औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे मिलने लगा। पहले क्या होता था, केवल जो अमीर लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, समृद्ध लोग होते थे, उनको वोट देने का अधिकार होता था, ठीक है। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया, यानी सबको वोट देने का अधिकार हो गया। इससे ब्रिटिश संविधान जो है अधिक लोकतांत्रिक भी हुआ और प्रतिनिधित्व आधारित हुआ, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है मानव अधिकार अधिनियम, यानी कि इस अधिनियम ने यूरोपीय मानव अधिकार संधि जो थी इसको ब्रिटिश कानून में शामिल किया। नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो लोकल, जो वहाँ पे अदालतें होती थी, वहाँ पे जाने का अधिकार मिल गया, कि अगर मान लो लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो वहाँ की अदालत में वो जा सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों की गारंटी को घरेलू स्तर पर लागू करने की दिशा में बड़ा कदम था, ठीक है। फिर क्या होता है, विधायी प्रत्यक्षता और न्यायिक मिसालें, यानी ब्रिटिश संविधान में जो न्यायिक जो फैसले हुए हैं और जो परंपराएं थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। संविधान में बहुत सारी गैर लिखित नियम है, यानी लिखित में नहीं है, गैर लिखित हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, कैबिनेट की क्या जिम्मेदारी होगी, ये वहाँ पे परंपरा और समझ से तय होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। जो वहाँ की जो जुडिशरी है, जो वहाँ पे न्यायालय है, इसका जो फैसला होता है वो संविधान की व्याख्या और विस्तार कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई ब्रिटिश जो संविधान था एक विकासशील और लचीली प्रणाली है, जो कि ऐतिहासिक जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं उसके अनुसार ये बदलता रहा है। मैग्ना कार्टा से लेके मानव अधिकार अधिनियम तक इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जैसी जैसी वहाँ पे परिस्थितियां आई उसके अनुसार संविधान में चेंजेस किए गए, ठीक है। तो ये सारी बात आप बता सकते हो। क्वेश्चन है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट,
ये जो चुनावी प्रणाली है, ठीक है, ये ब्रिटेन की जो संसदीय लोकतंत्र है इसमें प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। अब देखो हमारे यहाँ पे भारत में भी इस प्रणाली से चुनाव होते हैं। इसको मैं हिंदी में समझाऊं तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, यानी जिस नेता को चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो विजयी घोषित होगा, वो जीत जाएगा। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन में ये अपनाया गया था, ब्रिटेन से भारत ने लिया है। तो ये जो सिस्टम है इसने कैसे संसदीय लोकतंत्र जो है वहां पे उसको प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत सिंपल होता है ये, मैं आपको समझा दूं, इसे कोई भी समझ सकता है। जैसे मान लो भारत का एग्जांपल ले लो या ब्रिटेन का मान लीजिए एमएलए का चुनाव है, विधायक का चुनाव है। एक कोई सीट है, उस सीट से मान लीजिए अलग अलग पार्टियों ने कैंडिडेट खड़े किए, ठीक है। मान लो कोई ए पार्टी है उसने अपना एक कैंडिडेट दे दिया, बी पार्टी है उसने कोई दूसरा दे दिया, सी पार्टी है उसने कोई तीसरा दे दिया, डी पार्टी है इसने कोई अपना चौथा कैंडिडेट दे दिया। तो चारों कैंडिडेट ने मिलकर क्या करा, उस सीट के लिए चुनाव लड़ा। अब देखो आपको पता है कैंडिडेट 4 हैं, कैंडिडेट 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीतेगा तो एक ही आदमी ना, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति जीतेगा। अब कौन जीतेगा भाई, वो जीतेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले। जैसे मान लो बी को 50 वोट मिले, इसको 40 वोट मिले, इसको 30 वोट मिले और ए को 51 वोट मिले। अब ये इससे केवल एक ही वोट ज्यादा लेकर आए, 50-51, केवल एक ही वोट का फर्क है, लेकिन ए को विनर घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि उसने उससे एक वोट ज्यादा लिया है। यानी कि बेशक से एक वोट ही ज्यादा मिले लेकिन वो जीता हुआ घोषित होता है। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अब समझते हैं डिटेल में। ये जो प्रणाली है ना, इसमें ब्रिटेन के जो संसदीय लोकतंत्र की जो चुनावी व्यवस्था है इसका मूल आधार है। इसे सिंगल मेंबर प्ल्यूरिटी प्लूरलिटी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रणाली में क्या है, देश जो होता है उसको अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। आप देखोगे हमारे यहाँ पे भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलती है आपको। विधायक के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, सांसद के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ठीक है, निगम पार्षद के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, पूरे देश को बांट दिया जाता है। हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ऐसे ही ब्रिटेन में भी होता है। इस प्रणाली में क्या होता है, देश को अनेक संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जीतता एक ही आदमी है। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। भले ही उसे कुल डाले गए जो वोट है, ठीक है, मत है, उसका 50% से अधिक ना भी मिले तब भी वो जीत जाएगा। इसमें यह भी नहीं है कि आपको कितने परसेंट वोट मिलने चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। मान लो 100 वोट है टोटल, किसी को 30 वोट मिल रहे हैं तो वो 30 से भी जीत जाएगा। बाकी के इससे कम कम वोट होने चाहिए, किसी को 29 मिल रहे, किसी को 22 मिल रहे, किसी को 11 मिल रहे, किसी को 5 मिल रहे, किसी को 4 मिल रहे, लेकिन जिसको 30 भी मिल गए वो जीत जाएगा। परसेंटेज का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रणाली जो है बहुत ही सिंपल है, कोई भी समझ सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ जाएगा। लेकिन इसके प्रतिनिधित्व पर कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखे गए हैं। यानी कि इससे कुछ फायदा भी होता है भाई, तो इससे कुछ नुकसान भी होता है, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं प्रतिनिधित्व में असमानता की संभावना होती है, क्योंकि ये जो प्रणाली है इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है, लेकिन वह कुल मतों का बहुमत प्राप्त नहीं करता, ठीक है। जरूरी नहीं है कुल मतों का उसको बहुमत मिले, उसको तो बस ये देखा जाता है कि किसने ज्यादा वोट प्राप्त करे। अब एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, आप दोबारा समझिए। मान लो ए, बी, सी, डी, ये 4 पार्टियां, चारों ने मिलकर चुनाव लड़ा, टोटल वहां पे 100 वोट है और 100 के 100 लोग वोट देने आए। मान लीजिए ए को 51 मिले, बी को मान लो, ठीक है, बी को मान लो आप 48 वोट मिले हैं, ठीक है। इसको 1 मिला है या फिर इसको कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ज्यादा, अगर इसको 51 मिल रहे हैं, दूसरे को 48 मिल रहे हैं, यानी कि दूसरे को भी वोट तो अच्छे मिले हैं ना। लेकिन अब क्या है, इन वोटों का कोई मायने ही नहीं रखा जाता क्योंकि जीत तो ये गया है। अब इसके बेशक से 48 लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी ये जीता हुआ है ना, तो ये चीजें होती हैं। एग्जाम्पल है, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार को मात्र 35% और अन्य दो को 33 और 32% वोट मिले तो पहला उम्मीदवार ही जीता माना जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, 60 से 65% के जो वोटर्स होते हैं उस उम्मीदवार के पक्ष में नहीं होते, फिर भी क्या है, उसका प्रतिनिधित्व तो मिला बिल्कुल, क्योंकि 35% वाला जीत गया। लेकिन जो अन्य थे 33%, 32%, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको ये दिखेगा कि 60 से 65% बन जाएगा, आराम से 65 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 65% उसको पसंद नहीं करते, फिर भी वो 35% के लिए जीता माना जाएगा। तो ये एक बड़ी बात होती है जो कि इसका एक तरह से आप नेगेटिव पॉइंट के रूप में भी देख सकते हो। अगला है बहुसंख्यक सरकार का गठन आसान। ये प्रणाली बिल्कुल क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, स्थिर बहुमत को बढ़ावा देती है। ब्रिटेन में क्या होता है, अक्सर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है जिससे मजबूत निर्णय लेने में एक अच्छी सरकार बन पाती है। गठबंधन सरकार की आवश्यकता वहां पे बहुत ही कम होती है, ठीक है, जिससे कि वहां पे नीति निर्माण में भी स्पष्टता होती है। ये चीज अच्छी है। ब्रिटेन में 2 ही पार्टी है जो कि
मजबूत पार्टी है और उन्हीं दोनों में से कोई एक पार्टी जीतती है तो जाहिर सी बात है कि मजबूत सरकार बनती है, गठबंधन वगैरह का वहां पे इतना सीन होता नहीं है। तो ये लोकतंत्र में शासन की स्थिरता के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। तीसरा है छोटे और क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा। अब यहाँ पे एक कमी जो है ना, जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो छोटे दल होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हो जाती है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें जो बड़ी पार्टी है, जो राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल की जो पार्टी होती है, इनको तो बढ़ावा देती है, लेकिन जो छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पार्टी है, इनका वोट प्रतिशत मिलने के बावजूद भी इनको उतनी सीटें मिल नहीं पाती है जितनी बड़ी पार्टी को मिलती है, तो इनकी कोई वैल्यू उतनी रह नहीं जाती है, ठीक है। इसका परिणाम क्या होता है, राजनीतिक बहुलता में कहीं ना कहीं कमी रहती है, जो कि एक अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, लिबरल डेमोक्रेट्स को पूरे देश में अच्छे वोट मिलते हैं, लेकिन सीटें उसको क्या मिलती है, कम मिलती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको वो प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता उनका। अगला है वेस्टेड वोट्स की समस्या। कुछ वोट जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। इस प्रणाली में हारने वाले जो उम्मीदवार है उसको मिले सारे वोट जो है वो व्यर्थ माने जाते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लो ए है, इसने मान लो इसने 51 वोट लिए, बी ने मान लो 48 वोट लिए, तो 51 वाला जीत रहा है और 48 वाला हार रहा है, तो पूरे के पूरे 48 वोट जो है वो वेस्ट माने जाएंगे, ठीक है। उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। यहाँ तक कि विजेता को मिले जो एक्स्ट्रा वोट है उसका भी कोई सीधा उपयोग नहीं हो पाता है। इससे मतदाता ऐसा महसूस करता है कि उसका जो मत है वो गिनती में नहीं आया। कई बार ऐसा वोटर्स को लगता है। ये नागरिकों में राजनीतिक निराशा भी लेकर आता है, उदासीनता भी पैदा करता है, जो कि अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये कुछ उसका नेगेटिव पॉइंट आप बता सकते हो। आगे देखो, राजनीतिक मतदान। मतदाता जो होता है अक्सर अपना जो उसका फेवरेट उम्मीदवार होता है उसको वोट नहीं देते, बल्कि उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ पे यही होता है, क्योंकि देखो मान लो, अब मैं यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा भारत में, आप समझ जाओ कि कई बार हमको कोई पार्टी नहीं पसंद होती है, लेकिन हम उसको वोट नहीं देते, हम दूसरी पार्टी को इसलिए दे देते हैं क्योंकि हमको पता है कि भाई वो जीतेगा ही नहीं, कम से कम इसी को दे दो, कम से कम जीत तो जाएगा, वोट तो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है। ऐसा करने का जो उद्देश्य होता है वो किसी अप्रिय उम्मीदवार को हराना या वास्तविक जनभावना को प्रतिबिंबित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र असंतुलन। कुछ क्षेत्रों में एक ही पार्टी जो है बार बार जीतती है, जिससे वो उसके लिए सेफ सीट बन जाती है। वहां की चुनावी जो कंपटीशन है वो कमजोर हो जाता है। इससे नागरिक भागीदारी जो है वो कहीं ना कहीं कमी आती है, क्योंकि पहले से ही फिक्स होता है कि भाई ये सीट तो है, इस सीट से हमेशा से यही पार्टी जीती आ रही है। अब वो चाहे कमजोर कैंडिडेट को भी खड़ा कर देंगे तो भी वो उस सीट से जीत ही जाएगा, ठीक है। तो ये सेफ सीट माना जाता है। नेक्स्ट है कि महिला और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव। पार्टियां जो होती है अक्सर विजेता उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं, हमेशा जो जीतता है उसी को पार्टियां वैल्यू देती हैं, जो आमतौर पे पारंपरिक सामाजिक वर्ग किसी न किसी वर्ग से होते हैं। इसलिए महिला, युवा या जातीय अल्पसंख्यक जो होते हैं इनका संसद में उतना प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, ठीक है। सीमित प्रतिनिधित्व होता है, बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है, जिससे कि विविधता और समावेशिता की जो भावना है वो कमजोर हो जाती है। सबको सबको प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं पा रहा, तो विविधता का कहीं ना कहीं वो सम्मान हो ही नहीं पाएगा वहां पे, ठीक है। अगला है राष्ट्रव्यापी वोट और सीटों का असंतुलन। ये जो प्रणाली है ना, इसके कारण किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक वोट मिलने के बावजूद कम सीटें मिलती है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे देखें वोट तो बहुत ज्यादा मिले हैं, लेकिन सीटें कई जगह पे उनको कम मिलती हैं। दूसरी ओर कम वोटों में भी ज्यादा सीटें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये जनादेश की गलत व्याख्या की स्थिति भी उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है, किसी को वोट परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट हार जाता है, ऐसा भी हो जाता है इसमें। अगला है वैकल्पिक प्रणालियों की ओर रुझान। ब्रिटेन में समय समय पर कहीं ना कहीं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे सिस्टम की मांग उठती रहती है, जिसमें क्या होता है, जो वोट है और जो सीट है उसका अनुपात बेहतर होता है। कुछ लोकल जो चुनाव होते हैं, जैसे कि वेल्स और स्कॉटलैंड, यहाँ की विधानसभा में जो ये जो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें भी ऐसे कुछ प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है और वो कहीं ना कहीं जो अपनी राजनीतिक प्रणाली है उसको अधिक लोकतांत्रिक महसूस करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर आप निष्कर्ष में बता सकते हो कि ब्रिटेन की ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, ये राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट जनादेश और मजबूत सरकार के गठन को संभव बनाती है, ठीक है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो कि आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन इससे कुछ फायदे भी होते हैं। ये बहुत सरल है, सिंपल है, इसे कोई भी समझ सकता है, ठीक है। आप ये सारी बातें यहाँ निष्कर्ष में बता सकते हो। एक ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है पार्टी सिस्टम वाला, यानी जो अमेरिका है यहाँ की पार्टी सिस्टम जो है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पार्टी प्रणाली क्या होती है। पार्टी प्रणाली का मतलब होता है कि राजनीतिक दल कैसे संगठित होते हैं किसी देश में, ठीक है, और वो चुनाव में कैसे कंपटीशन करते हैं और वो किसी देश की सरकार में कैसे काम करते हैं, इसी को पार्टी सिस्टम कहा जाता है। तो अमेरिका का पार्टी सिस्टम अलग हो सकता है, अफ्रीका का पार्टी सिस्टम अलग हो सकता है, भारत का पार्टी सिस्टम अलग हो सकता है, हर देश का पार्टी सिस्टम अपना अलग हो सकता है। तो अमेरिका जो है यहाँ पे पार्टी प्रणाली जो है इसमें दो पक्षीय प्रणाली के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पे मेनली दो पार्टी है,
एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है रिपब्लिकन। इन्हीं के बीच में क्या होता है, कंपटीशन रहता है। कभी डेमोक्रेटिक की सरकार आ जाती है अमेरिका में, तो कभी रिपब्लिकन की आती है, ठीक है। ये दोनों पार्टियां जो है चुनाव और सार्वजनिक नीति और सरकारी नेतृत्व को आकार देती है। दो पक्षीय प्रभुत्व है यहाँ पे, यानी डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन। अमेरिका में जो पार्टी प्रणाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे मुख्य रूप से दो बड़ी पार्टी के रूप में नियंत्रित किया जाता है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादातर क्या होता है, अधिक उदार माना जाता है, ज्यादा उदार लिबरल माना जाता है। ये सामाजिक कार्यक्रम का समर्थन करती है, डेमोक्रेटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि रिपब्लिकन पार्टी जो है ना, ये थोड़ी रूढ़िवादी पार्टी है, मुक्त बाजार और सीमित सरकार का समर्थन ये करती है। ये दोनों पार्टियां 150 से अधिक वर्षों तक सत्ता में हैं, और ज्यादातर जो अमेरिकी लोग हैं वो इन दोनों में से ही किसी एक पार्टी को वोट करते हैं। मजबूत तीसरे दलों की कमी, जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस रहता है, ऐसे ही यहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक रहता है। तीसरा दल यहाँ पे कोई खास है नहीं, मतलब पार्टियां तो हैं कहने का मतलब है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्रीन पार्टी है, लिबर्टेरियन पार्टी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, लेकिन ये शायद ही कभी कोई चुनाव जीत पाती है। यूएसए वोटिंग सिस्टम, इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है, ठीक है। यानी कि जो ज्यादा वोट लेकर आएगा वो जीत जाएगा। छोटी पार्टियों के लिए सफल होना यहाँ पे और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वोट वाले को जीत मिलती है, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ के लोग हैं वो दो ऑप्शन में से ही चुनते हैं, या तो डेमोक्रेट को वोट देंगे या रिपब्लिकन को देंगे, तो जाहिर सी बात है छोटी पार्टियों को कोई वोट देता भी नहीं है। तीसरा अगला पॉइंट है कि विकेंद्रीकृत पार्टी संगठन। अमेरिका में राजनीतिक दल जो है एक मजबूत राष्ट्रीय कमान के तहत काम नहीं करते, इसके बजाय हर राज्य के अपने पार्टी नेता और अपने नियम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कैलिफोर्निया में मान लो डेमोक्रेटिक पार्टी है, टेक्सास में मान लो डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब दोनों अलग अलग जगह की पार्टी है, हो सकता है कि दोनों पार्टियों के विचार अलग हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई सख्त पार्टी अनुशासन यहाँ पे नहीं है, और स्थानीय जो नेता है इसके पास भी बहुत अधिक नियंत्रण होता है, लोकल लीडर के पास काफी कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है उम्मीदवार केंद्रित चुनाव। यहाँ पे जो चुनाव होते हैं लोग अक्सर व्यक्ति के लिए वोट करते हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक लोकप्रिय जो रिपब्लिकन उम्मीदवार है वो ऐसे राज्य में भी जीत सकता है जो आमतौर पे डेमोक्रेट का समर्थन करता हो, ठीक है। अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, तो वो कहीं से भी चुनाव लड़े वो जीत जाता है, क्योंकि लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं, ये बताया जाता है। राजनीतिक नेता टेलीविजन, सोशल मीडिया और सार्वजनिक भाषण के माध्यम से अपनी छवि बनाते हैं, जिससे चुनाव पार्टी की नीतियों की तुलना में व्यक्ति यानी उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति जीत जाता है, भले ही उसके पास 50% से भी कम वोट मिले। ये प्रणाली छोटी पार्टियों के लिए जीतना बहुत मुश्किल बना देती है, इसीलिए यहाँ पे दो ही पार्टियों के बीच ज्यादातर चुनाव होते हैं, और उन्हीं के बीच में क्या होता है, ज्यादातर वो जीतते हैं। धन और मीडिया का प्रभाव भी बहुत होता है, क्योंकि आपको पता है पैसे का और मीडिया का प्रभाव यहाँ पे रहता ही है, जैसे भारत में ऐसे यहाँ पे भी रहता है। तो व्यक्ति जो पैसे वाले हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष में आपको क्या करना है, 4 ही लाइन लिखनी है, कोई 4 लाइन लिख के आप इसके निष्कर्ष को बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग कैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक शासन संरचनाओं को आकार देने के लिए करता है। कहने का मतलब है कि यूएसए बहुत पैसे वाला, डेवलप, आर्थिक रूप से मजबूत, समृद्ध देश है, आप सभी जानते हैं। तो कैसे वो अपनी शक्ति का प्रयोग, आर्थिक शक्ति का प्रयोग कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावित करने में लगाता है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो देखिए, जो यूएनओ है यानी कि जो यूएनओ नहीं, यूएसए, जो यूएसए है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इसका नाम आता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका न केवल एक सैन्य महाशक्ति बन के उभरा था, बल्कि आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में नंबर 1 पे है, और सैन्य रूप से देखें तो इसकी सैन्य टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है, ठीक है। इसकी आर्थिक ताकत ने इसे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नियम व्यवस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका दी है। अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग जो है वो किया है वैश्विक शासन के ढांचे को स्थापित करने के लिए, ठीक है। और वो खुद को यानी स्वयं के हित और वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के अनुरूप हो, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको बदलवाने में, अपने हितों में उसको करवाने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में प्रमुख भूमिका आपको बतानी है। तो अमेरिका जो है ये विश्व बैंक, इसका पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में इसकी प्रमुख भूमिका है। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ठीक है, IMF हो गया, ये सारे क्या है, वैश्विक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन हैं ये, ठीक है। तो उसमें देखते हैं अमेरिका जो है ये वर्ल्ड बैंक, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्थाएं हैं इसका सबसे बड़ा वित्तीय सहयोगी रहा है, यानी सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है वो अमेरिका के द्वारा ही दी जाती है। IMF और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का जो वोटिंग अधिकार है वो सबसे अधिक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा योगदान करता है, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इसमें फंडिंग करने वाला, योगदान करने वाला अमेरिका है, तो उसकी वजह से इसका क्या है, इसका उस पर दबदबा भी रहता ही है। इससे अमेरिका जो है वो ऋण नीति यानी जो लोन की पॉलिसी है या कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, यह संरचनात्मक सुधार जो है इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संस्थाएं अक्सर अमेरिकी आर्थिक विचारों जैसे कि उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार हो गया, इसको बढ़ावा देती हैं। तो अब ये संस्थाएं भी कहीं ना कहीं अमेरिका के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं, ठीक है, और उसके हितों को ध्यान में रख के काम करती हैं। नेक्स्ट है डॉलर की वैश्विक भूमिका। आप जानते हैं कि दुनिया में अगर व्यापार किया जाता है तो उसमें डॉलर सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, डॉलर को ही मेन मुद्रा के रूप में देखा जाता है। तो अमेरिकी डॉलर जो है जिसको USD कहा जाता है यानी US डॉलर, इसको वैश्विक आरक्षित मुद्रा यानी रिजर्व करेंसी का दर्जा मिला हुआ है। कोई भी व्यापार होता है तो ज़्यादातर वो डॉलर में ही होता है। अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, या मान लो कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, निवेश हो गया, या कोई लोन हो गया, लोन का कोई लेन देन हुआ तो वो डॉलर में ही होता है। हम भी अगर व्यापार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तो डॉलर में ही होता है, ठीक है। अमेरिका को इससे असमान लाभ प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिलता है। वे मुद्रा छापकर भी अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं सेवाएं खरीद सकता है। स्विफ्ट जैसी जो भुगतान प्रणाली है इस पे भी अमेरिका का प्रभाव जो है अन्य देशों पे कहीं ना कहीं बैन लगाने में सहायक है। अब देखो, एक देश से दूसरे देश में जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है ना तो उसमें स्विफ्ट कोड लगता है, ठीक है, स्विफ्ट कोड यूज किया जाता है, और इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का दबदबा है जिसके कारण वो किसी पे बैन भी लगा सकता है, ठीक है, चाहे तो। तीसरा पॉइंट है कि आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में शक्ति प्रयोग। अमेरिका जो है अपनी भू राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक प्रतिबंध है यानी जो इकोनॉमिक सैंक्शन है इसका प्रयोग करता है। ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रूस हो गया, वेनेजुएला हो गया, ऐसे देशों पर लगाए गए प्रतिबंध ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है। कई देशों पे अमेरिका जो है बैन लगा देता है, टैरिफ लगा देता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें करता रहता है। तो ये बैन जो है कहीं ना कहीं अमेरिकी कानूनों के आधार पर लगाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में कुछ इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं, लेकिन इनका वैश्विक प्रभाव जो होता है वो होता ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनियां ये अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से कटना नहीं चाहती। हर कंपनी चाहती है कि वो अमेरिका की जो वित्तीय व्यवस्था है उससे जुड़ी रहे, वो भी लाभ कमाए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, ठीक है, जिसको बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, ठीक है, और तकनीकी प्रभुत्व के जरिए नियंत्रण, इसको समझते हैं। एप्पल हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सब क्या है, ये ऐसी कंपनियां हैं, ये आप इसको MNC मान लीजिए। ये कंपनियां विश्व के डिजिटल और तकनीकी ढांचे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हैं। ये कंपनियां अमेरिका की आर्थिक ताकत का विस्तार है और डिजिटल शासन को भी ये प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा अमेरिका डेटा सुरक्षा, साइबर नियम और तकनीकी मानकों को तय करने में भूमिका निभाता है। पूरी दुनिया का डेटा जो है अमेरिका के पास है, क्योंकि आप गूगल तो यूज करते ही हो, आपके फोन में लॉगिन करते हो गूगल जीमेल अकाउंट बना के, तो उससे भी आपकी जो डिटेल है कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है ये अमेरिकी कंपनियों के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये है वैश्विक व्यापार नीति और द्विपक्षीय समझौते। अमेरिका ने समय समय पर कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौते किए हैं, जैसे नाफ्टा हो जाएगा, USMCA हो जाएगा, TPP, ठीक है। इसके बाद में अमेरिका जो था इससे बाहर हो गया था हालांकि, लेकिन अमेरिका ने कई सारे इंटरनेशनल और द्विपक्षीय भी समझौते कर रखे हैं। इन समझौतों में अमेरिका जो होता है अक्सर अपनी शर्त थोपता है दूसरे देशों पे, जिससे कि व्यापारिक संतुलन उसके पक्ष में रहता है, जिससे कि अमेरिका लाभ कमाता है। WTO के भीतर देखें तो वहां पे भी अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं जो रूल्स मेकिंग होता है यानी जो नियम बनाए जाते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से नियम बनवा लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट है विदेशी सहायता और विकास कार्यक्रम। तो US एड और ये जो मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन जैसे जो संगठन है इसके जरिए अमेरिका जो है विकासशील देशों में इन्वेस्ट करता है, हमारे जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में, और ये सहायता जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे आदि के लिए होती है, लेकिन इसके साथ रणनीतिक हित भी जुड़े होते हैं। अमेरिका उससे इन देशों में राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं स्थापित कर पाता है, क्योंकि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं सहायता देकर और कई जगह पे लोन दिलाकर भी लाभ कमाता है। नेक्स्ट है वैश्विक संकटों में नेतृत्व की भूमिका। कोई वैश्विक संकट आ जाए, कोई समस्या आ जाए दुनिया में, तो उसमें नेतृत्व भी अमेरिका ही करता है। जैसे कोविड-19 आपने देखा था, पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन या वित्तीय संकट जैसी वैश्विक मुद्दे में अमेरिका जो है आर्थिक संसाधन के माध्यम से उसका नेतृत्व करता है। पेरिस जलवायु समझौते में भी वापसी और जलवायु वित्त पोषण के वादे इसके आर्थिक नेतृत्व को दर्शाते हैं। इससे अमेरिका जो है वैश्विक नीति की दिशा को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। पूरी दुनिया में जो पॉलिसी है वो भी अमेरिका के हिसाब से ही बनाई जाती है, ठीक है।
अगला है कि वैश्विक संस्थाओं में नीतिगत दिशा तय करना, G7 हो गया, G20 हो गया, या OECD हो गया, या यूएनओ जैसे जो संगठन है, संस्थाएं हैं, इसमें भी अमेरिका एक्टिव रहता है, उसकी एक्टिव भूमिका रहती है। ये मंच जो है वैश्विक नीति मानकों को तय करते हैं, पूरी दुनिया के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, नियम वगैरह बनाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं यहीं से होते हैं। जैसे कोई टैक्स की पॉलिसी हो गई, पर्यावरण की कोई पॉलिसी हो गई, डिजिटल अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो गई, तो उसमें भी अमेरिका का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको 3 या 4 लाइन लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। निष्कर्ष हमेशा 3-4 लाइन में खत्म कर देना है। तो आप बता सकते हो कि अमेरिका जो है अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग जो है करके केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, अपना फायदा देखता है, ठीक है, ये बातें आप बता सकते हो। क्वेश्चन है कि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में विकसित संघवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी जो ये संघवाद है यहाँ पे फेडरलिज्म जो है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं संघवाद क्या होता है। आपने भारत के में भी देखा होगा, क्योंकि भारत में भी संघवाद होता है। तो अमेरिका के संघवाद में क्या सिस्टम है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, संघवाद का मतलब होता है शासन की एक ऐसी ऐसी प्रणाली या ऐसा सिस्टम जिसमें सत्ता का वितरण जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्लियर कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जैसे भारत में देखें तो भारत में 3 तरह की सरकार है। भारत में केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है, ठीक है, और एक होती है तीसरी लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम स्थानीय शासन कहते हैं। इसमें आपके नगर निगम आ जाते हैं, शहरों में नगर पालिका वगैरह, या गांव में जाते हो आप तो ग्रामीण क्षेत्र में आपकी जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, ये आ जाती है। तो शासन यहाँ पे 3 हिस्सों में होता है। लेकिन अमेरिका में केंद्र और राज्य के 2 हिस्सों में शासन होता है। केंद्र के पास कुछ अधिकार होंगे, राज्य के पास कुछ अधिकार होंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अमेरिका संघवाद की अवधारणा को सबसे पहले अपनाने वाला आधुनिक राष्ट्र है। 1787 का अमेरिका का जो संविधान था, इस सिद्धांत पे आधारित था कि केंद्र राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्र अधिकार में संप्रभु होंगे। यानी केंद्र को अपने अलग अधिकार मिल जाएंगे, राज्य को अपने अलग अधिकार मिल जाएंगे, दोनों अपने अपने अधिकारों को लागू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन संघवाद एक स्थिर या अपरिवर्तनीय संरचना नहीं रहा, बल्कि ये समय, संकट और राजनीतिक परिवर्तन और न्यायिक व्याख्याओं के साथ विकसित होता रहा। अब कहने का मतलब है कि संघवाद में सारी चीजें फिक्स कर दी गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सिचुएशन बदली, राजनीतिक सिस्टम में चेंजेस आए, न्यायिक व्याख्या में चेंजेस आए, ठीक है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उसी प्रकार से संघवाद में भी क्या किया जाने लगा, परिवर्तन किया जाने लगा, ठीक है। अमेरिकी संघवाद की जो गतिशीलता है, जो इसमें समय समय पे परिवर्तन हुआ है, इसकी ताकत और आलोचना दोनों का विषय है, क्योंकि ये एक तरह से सही भी है पर इसमें कुछ कमियां भी निकाली गई है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, संविधान में शक्ति विभाजन की संरचना। यानी अमेरिकी संविधान जो है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण क्लियर कर देता है कि भाई ये शक्तियां केंद्र की है और ये शक्तियां राज्य की है, ठीक है। केंद्र को सीमित शक्तियां जो दी गई है, जैसे युद्ध के मामले केंद्र देखेगा, मुद्रा यानी करेंसी का मामला केंद्र देखेगा, विदेशी नीति का मामला जो है वो केंद्र देखेगा। इसके अलावा जो शेष शक्तियां हैं वो राज्य के हाथ में चली जाती हैं। शुरू शुरू में आप इसको प्रारंभिक रूप में देखें तो द्वैध संघवाद या ड्यूअल फेडरलिज्म के रूप में भी आप इस व्यवस्था को देख सकते हो, जिसमें 2 स्तर की सरकार है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र पे स्वतंत्र है। केंद्र की सरकार को जो अधिकार मिले हैं वो उस पर फैसला ले सकती है, राज्य की सरकार को जो अधिकार मिले हैं वो उस पर फैसला ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की भूमिका और संघवाद का विस्तार। यानी संघवाद की दिशा तय करने में जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। एक यहाँ पे केस था मैक क्यूलर वर्सेस ये मैरीलैंड, ठीक है, इनके बीच में केस था जिस मामले में केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाया गया था। फिर कॉमर्स क्लॉज और नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लॉज की व्याख्या ने संघीय अधिकारों को बढ़ाया, यानी संघ मतलब केंद्र के अधिकारों को बढ़ाया। हालांकि कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिसमें राज्य के अधिकारों की भी रक्षा की गई है, उनके अधिकारों को भी देखा गया है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के न्यायपालिका जो है उसने संघवाद को यहाँ पे लचीला और व्यवहारिक बनाने का काम किया है, जिससे अमेरिका में जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चल पाए, ठीक है। फिर एक सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा भी है, ये भी आपको याद रखना है। सहकारी मतलब जहाँ पे कोऑपरेटिव हो, यानी कि विशेष रूप से न्यू डील 1930 के बाद और ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम 1960 के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से योजनाओं और कार्यक्रम को लागू करा। यानी जब केंद्र की सरकार मिलकर राज्य की सरकार के साथ कोई योजना को लागू करती है एक साथ, तो उसको हम सहकारी संघवाद के रूप में देख सकते हैं। प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या होता है, कंपटीशन होता है, यानी बाद के वर्षों में राज्य की सरकार जो है उसको नीति नवाचार यानी नई नई पॉलिसी बनाने के लिए और अपनी जो दक्षता है उसके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन का मौका दिया गया ताकि राज्य की सरकार अपने लिए बेहतरीन पॉलिसी बना सके, ठीक है, और बेहतरीन लोगों को सुविधाएं दे सके। नेक्स्ट है राजकोषीय संघवाद और वित्तीय निर्भरता। आपको पता है कि केंद्र के पास पैसा ज्यादा होता है तो राज्य की सरकारें जो होती है केंद्र की सरकार पे निर्भर होती है, क्योंकि वहीं से उसको फंड मिलता है, ठीक है, और टैक्स जो मिलता है वो तो मिलता ही है।
केंद्र सरकार जो है राज्यों को अनुदान प्रदान करती है, यानी कि पैसा देती है, लेकिन अधिकतर अनुदान जो पैसा दिया जाता है वो सशर्त होता है, उस पर कुछ रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं। इससे राज्य जो होता है कई बार मजबूरी में नीति अनुपालन करते हैं क्योंकि वे धन पर निर्भर होते हैं। अब देखो पैसा जो मिलेगा वो विद टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अगर करना है तो भाई कहीं ना कहीं राज्यों को केंद्र की बातों को मानना पड़ेगा। तो मजबूरी में भी कई बार वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पैसे के लिए तो उन्हीं पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार वित्तीय संघवाद जो है इसको राज्यों की स्वायत्ता को सीमित करता है, यानी कि राज्य की कहीं ना कहीं स्वायत्ता को कम करता है क्योंकि राज्य जो होता है निर्भर हो जाता है। अगला पॉइंट है कि संघवाद में असमानता की समस्या। अमेरिकी सीनेट में हर राज्य को 2 सीटें मिलती हैं, चाहे जनसंख्या कुछ भी हो। इससे छोटे राज्यों को अतिरिक्त लाभ मिलता है और बड़े राज्यों की जनसंख्या जो होती है वो कम प्रतिनिधित्व पाती है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो अमेरिका की जो संसद है यहाँ पे हर राज्य को 2 सीटें तो मिली हुई है, चाहे उसकी जनसंख्या कुछ भी हो, कम हो या ज्यादा हो, तो इससे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट तो मिल ही जाता है, ठीक है। फिर राज्यों के बीच में सामाजिक और आर्थिक नीति की असमानता, जैसे गर्भपात हो गया, बंदूक नियंत्रण, शिक्षा, ऐसे जो नागरिक अधिकार है इसकी समानता को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संघीय प्रतिक्रियाओं और संकटों में भूमिका। अब देखो कोविड-19 महामारी आई, पूरी दुनिया में तबाही मची, 9/11 की घटना हुई जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, और प्राकृतिक आपदा जैसे जो संकट के समय में ये स्पष्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये चुनौतीपूर्ण भी होता है। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पे बेहतरीन काम भी किया है, तो कुछ जो है संघीय सहायता पे ही निर्भर रह जाते हैं। इससे प्रश्न ये उठता है कि संकट के समय में एक मजबूत केंद्रीयकरण जो है वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, या विकेंद्रीकृत लचीलापन। तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर जो होगा वो होगा केंद्रीय जो संघीय जो व्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर होती है क्योंकि जो संघ होता है वो ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है पूरे देश को। नेक्स्ट है राजनीतिक ध्रुवीकरण और संघवाद पे प्रभाव। आज अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ये दोनों क्या है, ये दोनों पार्टियां हैं, वहां पे 2 ही पार्टी मेन है। ये इनके जो शासित राज्य हैं इनकी जो पॉलिसी है कई मुद्दों पे एक दूसरे से अपोजिट हो जाती है, भिन्न हो जाती है क्योंकि इनकी विचारधारा अलग है। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण जो है ये संघवाद को कहीं ना कहीं संघीय एकता की बजाय नीतिगत विभाजन की ओर ले जाता है क्योंकि भाई देखो डेमोक्रेट अलग पॉलिसी बना रहे हैं, रिपब्लिकन जो है अलग पॉलिसी बना रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल है जलवायु नीति, स्वास्थ्य बीमा, पुलिस सुधार जैसे जो मामले हैं इसमें अंतर देखने को मिलते हैं। फिर सकारात्मक पक्ष का विश्लेषण, यानी संघवाद ने जो लोकल नवाचार है, जो नई नई चीजें लाई जाती है या नीति प्रयोग जो है या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो प्रशासन है उसको तो बढ़ावा दिया है। इससे अमेरिका में जो पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, उसकी प्रयोगशाला के रूप में विकसित हुआ है क्योंकि अमेरिका में अलग अलग तरह की पॉलिसी बनती है। राज्यों की स्वतंत्रता से विविधता, प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक दक्षता, इसको भी बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ है नकारात्मक पक्ष का विश्लेषण। इसमें क्या होता है, वित्तीय असमानता देखने को मिलती है, कई जगह पे संसाधन की कमी हो जाती है जिससे कि सरकारें जो होती है कमजोर होने लगती हैं। शक्तियों की कई जगह पे अस्पष्टता होती है जिसके कारण केंद्र में और राज्य में यानी संघ और राज्य में टकराव की स्थिति हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण लोगों को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता और ये किसी भी देश के लिए अच्छा भी नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो। निष्कर्ष में आप बता देना कि अमेरिकी संघवाद एक गतिशील और लचीली और विकसित होती हुई शासन प्रणाली है। अमेरिका में 2 हिस्सों में शक्ति विभाजित है, एक केंद्र और एक राज्य, ठीक है। केंद्र के हाथ में कुछ चीजें हैं, राज्य के हाथों में कुछ चीजें हैं, कई बार उनके बीच में कुछ क्षेत्रों में विवाद भी है, तो आप ये सारी बातें यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है कि ब्राजील के 1988 का जो संघीय संविधान की रचना है इसके मुख्य कारक का विश्लेषण करना है, ठीक है। तो देखिए ब्राजील जो था एक ऐसा देश था जहां पे लंबे समय तक सेना का शासन रहा है, वो भी कैसा शासन, बेकार शासन, तानाशाही वाला शासन। तो उस शासन को खत्म करके वहां पे जब लोकतंत्रीकरण की ओर ब्राजील बढ़ रहा था तब की बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं ब्राजील का 1988 का संघीय संविधान देश की राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। यह संविधान उस समय अस्तित्व में आता है जब ब्राजील की एक दीर्घकालिक सैन्य तानाशाही शासन, ठीक है, यानी लंबे समय तक यहाँ पे सेना का शासन रहा है, इससे बाहर निकल रहा था ब्राजील और धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा था, लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, जनता के अधिकार और संघवाद की स्थापना का घोषणा पत्र भी है, ठीक है। क्योंकि जो ये नया संविधान बनना था इसमें लोगों को न्याय की बात की गई थी, लोकतंत्र की बात की गई थी, जनता के अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है, संघवाद की बात की गई थी, तो ये महत्वपूर्ण है। इसे सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि नागरिकों का संविधान, यानी कि देश की जनता का संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रचना में नागरिक समाज की जो भागीदारी है ये महत्वपूर्ण है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सैन्य तानाशाही से लोकतंत्र की वापसी, यानी 1964 से 1985 तक ब्राजील में सैन्य शासन रहा जिसने राजनीतिक जो पार्टियां थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया था, यानी कि राजनीतिक पार्टी बैन, मीडिया कुछ भी उल्टा सीधा छाप नहीं सकती है, जो जनता के जो अधिकार होते थे उसका भी हनन कर दिया था। जैसे जैसे लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, लोकतांत्रिक आंदोलन भी होने लगे, ठीक है। 1985 में क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार की वापसी के बाद एक नया संविधान बनाने की जरूरत महसूस हुई थी, ताकि सैन्य शासन की जो जातियां हैं उसको दोबारा से दोहराया ना जा सके, ठीक है। 1985 में क्या होता है कि यहाँ पे आंदोलन होता है लोकतांत्रिक सरकार के लिए, और यहाँ पे नया संविधान बनाने की जरूरत भी महसूस होती है, ताकि वहां पे दोबारा से सेना का शासन ना आ जाए, इसलिए। फिर क्या है, आंदोलन और जन भागीदारी, यानी 1984 में ये डायरेक्ट जा जो प्रत्यक्ष चुनाव था, ये इस आंदोलन ने नागरिकों की राजनीतिक चेतना को जागृत किया। इस आंदोलन में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी गई थी और संविधान सभा को सार्वजनिक समर्थन मिला था, यानी जनता का समर्थन मिला था। लाखों ब्राजील के जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने संविधान बनाने के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अपने सुझाव दिए थे, और संविधान सभा की कार्यवाही सार्वजनिक की गई थी, ताकि जनता अपने हिसाब से अपनी बातों को रख सके, ठीक है। तो उनके लिए उनकी बातों को रखा गया था उसमें। मानव अधिकारों की बहाली की आवश्यकता, सैन्य शासन के दौरान आपको पता है यहाँ पे नागरिकों के अधिकार जो थे उसको छीन लिया गया था, तो इसमें जाहिर सी बात थी कि मनमानी गिरफ्तारी हुई थी, लोगों के साथ गलत हुआ था, मीडिया की स्वतंत्रता पे रोक लगाई गई थी, ठीक है। तो जब इनका संविधान बना था तो उसमें इन सभी अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई, यानी कि अब जो सरकार होगी वो जनता को अधिकार भी देगी, मीडिया को स्वतंत्रता भी देगी, ठीक है, मनमानी तरीके से किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, लोगों को जीवन की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की आजादी होगी, सभा करने की आजादी होगी, धार्मिक स्वतंत्रता होगी, मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई थी। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और असमानता से संघर्ष। ब्राजील जो है सामाजिक रूप से अत्यधिक असमान देश रहा है, क्योंकि यहाँ पे भूमि स्वामित्व देखें या शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का स्तर देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखता है, ठीक है। नए संविधान ने इन असमानताओं को दूर करने के लिए, कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी जैसे जो सामाजिक अधिकार थे या मौलिक अधिकार जो थे, इनको महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। सबको महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है कि सबको ये चीजें मिलेगी, सुरक्षा सबको मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, न्यूनतम मजदूरी सबको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है संघवाद और विकेंद्रीकरण। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सैन्य शासन था तो यहाँ के लोग थे परेशान, तो सैन्य शासन ने केंद्रीय सत्ता को ज्यादा यहाँ पे मजबूत कर दिया था, जिससे राज्य और नगर पालिका की जो भूमिका थी वो उस समय में खत्म हो चुकी थी। तो इन्होंने जब संविधान बनाया तो संविधान ने संघीय ढांचे को फिर से मजबूत करा, यानी राज्यों को अधिक स्वायत्ता दी, स्थानीय प्रशासन को भी वित्तीय और कानूनी अधिकार दिए, यानी केंद्र की सरकार तो रहेगी, राज्य की सरकार भी मजबूत होगी, लोकल गवर्नमेंट भी मजबूत होगी, सबके लिए इन्होंने अधिकार दिए। इससे क्या हुआ, संघीय प्रणाली यहाँ पे आई और लोकतंत्र भी यहाँ पे मजबूत किया गया। नेक्स्ट है मजदूर आंदोलन और सामाजिक समूहों का दबाव। 1980 के दशक में जो ट्रेड यूनियन थी और जो मजदूर संगठन थे, इन्होंने संगठित रूप से वेतन, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए आंदोलन किया। इनके दबाव में कहीं ना कहीं संविधान ने मजदूरों के अधिकारों को भी स्थान दिया, क्योंकि भाई उनको बेसिक उनको सैलरी मिल जाए, उनको उनके साथ कोई गलत काम ना हो, तो उनके काम के घंटे तय कर दिया जाए, उनकी छुट्टियां तय कर दी जाए, तो मजदूरों के अधिकारों के लिए भी काम किया गया, ठीक है। अगला है विविधता और समावेशिता। ब्राजील एक जातीय, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विविधता वाला देश है। नया संविधान इस विविधता को स्वीकार करते हुए महिला, अश्वेत और आदिवासी, एलजीबीटी कम्युनिटी जो होती है, ये समुदाय और अन्य विकलांग जो नागरिक है, इनके अधिकारों को भी इनका संविधान जो है सुरक्षा देता है, ठीक है। इससे संविधान एक समावेशी लोकतंत्र की नींव रखता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, अश्वेत हो या गोरा हो, काला हो, किसी भी समुदाय का हो, ठीक है, सबको बराबर माना जाएगा। इससे पता लगता है सैन्य हस्तक्षेप की रोकथाम। इस संविधान का जो मेन उद्देश्य ये था कि भविष्य में सैन्य ताकत जो है, सेना की जो ताकत है, वो राजनीति में हस्तक्षेप ना करे। सेना अलग है और राजनीतिक अलग है, ठीक है। इसलिए सेना को केवल रक्षा संबंधी मामलों तक ही सीमित रखा गया है और नागरिक सरकार की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। 1988 का जो ब्राजील का जो संघीय संविधान है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने देश को सैन्य तानाशाही से लोकतांत्रिक शासन की ओर अग्रसर किया, ठीक है। पहले यहाँ पे सेना का शासन होता था, उसको खत्म करके यहाँ पे लोकतंत्र लाया गया था। लोगों को संविधान के तहत शासन मिला, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। क्वेश्चन है कि 1949 से लेके अब तक जो चाइना है, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने किस तरह से चीन की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को आकार दिया है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 1949 में क्या होता है, चाइना में क्रांति होती है, जिसको चीनी क्रांति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके नेतृत्व में होती है, नेता थे माओ जेदोंग, हालांकि इनको शॉर्ट में माओ बोला जाता है। तो माओ के नेतृत्व में चाइना में क्रांति होती है, जिसको चीनी क्रांति कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चाइना काफी डेवलप हो गया।
तो इनके नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीसीपी, इसको चाइनीज चाइना कम्युनिटी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो था, इसने गृह युद्ध के बाद जनवादी गणराज्य चीन, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, इसकी स्थापना की। इसके बाद से ये जो पार्टी थी, इसने राजनीतिक सत्ता पे अपना पूरा नियंत्रण बना लिया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका ही शासन रहा है और काफी हद तक इसने चाइना को डेवलप भी किया है। फिर सीसीपी केवल एक ही राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इसमें राज्य, सेना, समाज और अर्थव्यवस्था पे केंद्रित जो नियंत्रण है, ये सब बनी हुई है। पिछले 7 दशकों में पार्टी की जो भूमिका है वो हमेशा से बदलती रही है। माओवाद से लेकर बाजार समाजवाद और अब भी शी जिनपिंग युग जो है, यहाँ तक कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं माओ के युग की, यानी 1949। तो माओ जो था, उसने साम्यवाद को अपनाया था, ठीक है, साम्यवाद को लागू किया। तो माओ के समय में जो सीसीपी है, इसने कठोर केंद्रीकृत योजना आधारित अर्थव्यवस्था और एक दलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था की नींव रखी थी। कहने का मतलब है यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन रहा है, सीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का। इसने क्या करा है, यहाँ पे साम्यवाद का को कहीं ना कहीं लागू करा है, ठीक है। इसकी प्रमुख पहल क्या क्या है, यानी इन्होंने, जो माओ थे, उन्होंने क्या क्या किया था चाइना में जिससे चाइना डेवलप हुआ। इन्होंने सबसे पहला काम करा भूमि सुधार। जमींदार जो लोग थे, उनकी भूमि को जब्त कर लिया और किसानों को बांट दिया, यानी जमींदार के पास नहीं बची जमीन और किसानों के पास जमीन आ गई, तो किसान उसमें क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, उनकी जमीन है। दूसरा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी उद्योग और कृषि में तेजी से विकास का असफल प्रयास किया था इन्होंने, जिससे करोड़ों लोग जो थे वो भूख से कहीं ना कहीं मरने लगे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ। फिर तीसरा है सांस्कृतिक क्रांति, यानी 1966 से 1976, पुरानी सोच और विपक्ष का दमन, छात्रों और रेड गार्ड्स का उपयोग करके बहुत सारे जो बुद्धिजीवी और नेता थे, इन पे हमले किए गए, ठीक है। तो ये जो सांस्कृतिक क्रांति है, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का दमन किया गया, अन्य पार्टी कोई पनपने नहीं दी, ठीक है। और पुरानी सोच वगैरह जो था उसके साथ चले हैं ये, और जो बुद्धिजीवी थे, इंटेलिजेंट लोग थे या जो नेता थे, इन पे हमला किया गया था यहाँ पे। आलोचना अगर हम इसकी देखें तो राजनीतिक स्वतंत्रता यहाँ पे समाप्त हो गई थी, अर्थव्यवस्था में अराजकता कहीं ना कहीं चली गई थी, ठीक है। और व्यक्तिवाद और स्वतंत्र विचारों का यहाँ पे दमन हुआ, कहीं ना कहीं आप स्वतंत्र विचार चाइना में नहीं रख सकते थे, कम्युनिज्म में यही था। तो ये तो माओ का युग था। इसके बाद आते हैं देंग शाओपिंग, इनके काल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है 1978 से 1992। इसको कहते हैं हम चाइना में आर्थिक उदारीकरण। देखिए, चाइना जितना डेवलप आपको आज दिखता है, रियल में उतना ज्यादा डेवलप वो था नहीं, लेकिन कुछ वहां के नेता ऐसे थे जिन्होंने अच्छे काम करे हुए चाइना के लिए, जिसकी वजह से वो डेवलप हो गया। तो उसमें देंग शाओपिंग का नाम आता है। तो माओ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद देंग शाओपिंग आते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं जो पार्टी थी उसकी उसका जो व्यवहार था, उसमें ये लचीलापन लेकर आए। इन्होंने बोला, इसका एक अच्छा एग्जांपल है, बिल्ली का रंग मायने नहीं रखता जब तक वो चूहे पकड़ सके, ठीक है। यानी अगर बिल्ली हमने चूहे पकड़ने के लिए रखी है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्ली किस रंग की है, किसी भी रंग से हो, हमें क्या मतलब, मेन चीज उसका काम है चूहे पकड़ना। तो इन्होंने ये कहा, इनका कहने का मतलब था कि हम अगर पुराने तरीके से चलेंगे ना, तो हम उतने डेवलप नहीं हो पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ नए तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। तो इस सोच ने आर्थिक सुधारों का मार्ग जो था प्रशस्त किया। इन्होंने क्या बदलाव करे, सुधार और खुलेपन की नीति लेकर आए ये। इन्होंने चाइना में सुधार करे और विदेशी निवेश, निजी उद्यम की अनुमति दी कि आप बाहर से व्यापार कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टरों को भी इन्होंने अनुमति दी और मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी, ठीक है। विशेष आर्थिक जोन, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ये दक्षिण चीन में वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो चाइना में आए, ठीक है, चाइना का व्यापार दुनिया भर में हो सके। कृषि में ठेकेदारी प्रणाली लेके आए, यानी इन्होंने कृषि का क्या करा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। किसानों को उत्पादन का अधिकार मिलने लगा, जिससे कि काफी ज्यादा चाइना डेवलप हुआ। परिणाम क्या हुआ, चीन ने बहुत तेजी से अपना आर्थिक विकास किया। सैकड़ों मिलियन लोग जो थे वो गरीबी से बाहर निकलने लगे। और ये जो सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की, इसने कहीं ना कहीं एक ऐसा मतलब इकोनॉमिक का मॉडल विकसित किया जिससे चाइना डेवलप हो सका। आलोचना की बात करें तो गांव और शहर की जो असमानताएं बढ़ी हुई दिखेगी। जो मजदूर लोग थे उनके अधिकार ज्यादा नहीं बढ़ पाए हैं। राजनीतिक सुधार जो थे उसकी थोड़ी इग्नोर किया गया, उसको उस तरीके से नहीं हो पाया। फिर आते हैं हू जिनताओ युग। इन्होंने क्या करा, इस युग में वैज्ञानिक विकास और समावेशी विकास की बात करी। इन्होंने क्षेत्रीय असमानता जो था उसको कम करने का पूरा प्रयास किया। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में भी इन्होंने सुधार करा। पर्यावरण की नीति की इन्होंने शुरुआत करी। आलोचना की बात करें तो इनकी पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ा था। अल्पसंख्यक जैसे तिब्बती या जो यूगर मुस्लिम जो है, इनके अधिकारों का खूब उल्लंघन हुआ। राजनीतिक ढांचा अभी भी यहाँ पे निष्क्रिय है और बंद रहा है, ठीक है। फिर आता है शी जिनपिंग, 2012 से लेकर अभी तक यही है।
तो इन्होंने केंद्रीयकरण और राष्ट्रवाद की जो इनकी नीति है इसको समझते हैं। शी जिनपिंग ने जो इनकी पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसको अधिक मजबूत और केंद्रीकृत किया। चाइनीज ड्रीम यानी वैश्विक स्तर पर चीन की पुनर्स्थापना इन्होंने करी है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया है। पार्टी में जो आंतरिक सफाई थी उसको करा, लेकिन राजनीतिक विरोधियों का भी दमन करा। जो इनका विरोध करते थे उनको इन्होंने सीधा खत्म ही करवा दिया। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी वैश्विक आर्थिक विस्तार के लिए इन्होंने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करना शुरू करा। डिजिटल निगरानी, राज्य की निगरानी और सोशल क्रेडिट सिस्टम का इन्होंने विस्तार किया था। हांगकांग और ताइवान से आपको पता है इनकी नहीं बनती है, तो यहाँ पे एक राष्ट्र की अवधारणा को इन्होंने बल दिया है। आलोचना यानी सबसे ज्यादा जो आलोचना की जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे चाइना में आपको नहीं मिलेगी। निजता का उल्लंघन और सर्विलांस राज्य की नीति यानी सरकार जो है किसी को ज्यादा निजता नहीं रखने देती है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको कंट्रोल में रखती है। ठीक है, राजनीतिक असहमति और विपक्ष का पूरी तरीके से दमन, अगर कोई विपक्षी नहीं मानता उनकी बात को तो उसका दमन किया गया। पार्टी प्रमुख की व्यक्तिगत सत्ता अति केंद्रित यानी जो पार्टी का प्रमुख है कहीं ना कहीं उस वही सारे फैसले ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, शी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में देखे जाने की आशंका, क्योंकि 2012 से देखो अभी तक है, हो सकता है ना जाने आगे कब तक रहे, कुछ नहीं पता। तो एक तरह से ये यहाँ पे सिस्टम रहा है। फिर क्या है, सीसीपी का शासन मॉडल, लाभ और सीमाएं। इसका फायदा यह है कि तीव्र निर्णय प्रक्रिया, यहाँ पे तेजी से फैसला ले लिया जाता है। राजनीतिक स्थिरता है यहाँ पे, लंबे समय के लिए योजनाएं जो है यहाँ पे बनाई जाती है। सीमाएं क्या है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनुपस्थिति है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं मिलेगा। मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है खुलेआम। मीडिया, इंटरनेट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव है। सरकार कंट्रोल करती है पूरी तरीके से मीडिया को। आंतरिक आलोचना का दमन, कोई आलोचना करता है तो उसको दमन कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। तो ये सारा बता सकते हो। तो आप बता सकते हो चाइना में 1949 में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने किस प्रकार से शासन चलाया, बाद में देंग शाओपिंग आए उन्होंने कैसे शासन चलाया, किस तरीके से चाइना डेवलप हुआ। तो ये सारी बातें आप यहाँ बता सकते हो। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के पतन के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक कारक जो है इसके बारे में आपको बताना है कि सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, एक महाशक्ति था, अमेरिका को हमेशा से बराबर की टक्कर देता था, लेकिन वो खत्म कैसे हो गया इसको समझते हैं। सोवियत संघ जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, इसका विघटन आप जानते हैं 1991 में हुआ था। 15 गणराज्यों को मिला के ये बना था। ठीक है, इसमें रूस सबसे इंपॉर्टेंट देश था। तो 1991 में वैश्विक राजनीति के इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। ये केवल एक महाशक्ति के पतन की घटना नहीं है, बल्कि इसे शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में भी देखा जाता है। दो ध्रुवीय विश्व की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके भी अंत के रूप में देखते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में थे। अब ये खत्म हो गया तो दो ध्रुवीय व्यवस्था भी खत्म हो गई। नए स्वतंत्र राष्ट्रों की उत्पत्ति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि 15 गणराज्यों को मिला के यूएसएसआर बना था। अब ये खत्म हो गया तो 15 के 15 देश आजाद हैं, जहां मर्जी वहां जा सकते हैं। ठीक है, अधिनायकवाद, आर्थिक ठहराव, सामाजिक असंतोष, प्रशासनिक विफलताओं का यह परिणाम रहा है। सोवियत संघ के पतन की जो बैकग्राउंड है इसमें कई गहरे और जटिल कारण थे जिसको आगे हम देखने वाले हैं। तो क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो एक पॉइंट है आपका केंद्रीकृत और अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था। सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था, विपक्ष यहाँ पे नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे 70 से 72 साल तक शासन किया और बहुत बेकार शासन किया। ठीक है, तो देखते हैं। सोवियत संघ की राजनीति पूरी तरह से एक दलीय प्रणाली पे निर्भर थी, यानी एक ही पार्टी थी, उसी को शासन करना था, जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता या बहुदलीय चुनाव, प्रेस की स्वतंत्रता जैसी चीजें यहाँ पे उपस्थित या उपलब्ध नहीं थी। यहाँ पे भी वही होता था, सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती थी, कोई अधिकार नहीं थे। फिर नेतृत्व परिवर्तन होता है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा नेता है तो आता है तो वो भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आता है, जिससे इस प्रणाली में स्थिरता की बजाय जड़ता आ गई, यानी कि प्रणाली एकदम फिक्स ही हो गई, मतलब सब कुछ बेकार ही बेकार होता जा रहा था। राजनीतिक असहमति को देशद्रोह माना जाता था। ठीक है, कोई अगर सरकार का विरोध कर दे तो उसको बहुत गलत माना जाता था, सख्ती से उसको दबा दिया जाता था। आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखते हैं, राजनीतिक संवाद, पारदर्शिता, जिम्मेदारी की कमी, इन सब की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है इससे जनता से अलग हो जाती है। ठीक है, शासन जो था निरंकुश तंत्र बन चुका था, यानी सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती थी, जनता को यहाँ पे आजादी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीकृत योजना आधारित अर्थव्यवस्था की विफलता, यानी जो भी योजना आती थी सरकार के द्वारा आती थी, कई बार वो योजना फेल हो जाती थी। तो देखिए, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक पूर्ण रूप से योजनाबद्ध व्यवस्था होती थी, जो पूरी तरीके से प्लान थी। यहाँ पे उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण, ये सभी फैसले किसको लेना होता था, केंद्र की सरकार को। इस प्रणाली में कोई नवाचार या प्रतिस्पर्धा के लिए कोई स्थान ही नहीं था। इसकी वजह से अमेरिका तो डेवलप हो रहा था, लेकिन ये पिछड़ रहे थे। उत्पादन लक्ष्य अक्सर क्या होता था, अवास्तविक होते थे, आंकड़ों में हेरफेर कर दिया जाता था।
1980 के दशक तक अर्थव्यवस्था स्थिर होने लगी थी, उत्पादकता में गिरावट होने लगी थी, उपभोक्ता वस्तु की यहाँ पे कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से बाहर से लेना पड़ रहा था, जिससे कि इनकी जमा पूंजी जाने लगी थी। ठीक है, आलोचना देखते हैं कि लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी सोवियत संघ में, उत्पादन प्रणाली जो है वो सही नहीं थी, अकुशल और भारी भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुका था यहाँ का सिस्टम। तीसरा पॉइंट है सामाजिक असंतोष। यहाँ पे क्या था कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे विभिन्न जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों का संघ होता था ये यूएसएसआर। यहाँ पे बलपूर्वक एक रूपता लागू की गई थी, क्षेत्रीय संस्कृति को यहाँ पे दबाने की कोशिश की गई। बाल्टिक गणराज्य जैसे कि यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, मध्य एशियाई गणराज्य जो है, इनको भी कहीं ना कहीं स्वायत्ता उतनी नहीं थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या था, लोगों की जो भावनाएं थी वो दबा दी जाती थी, लोगों को आजादी नहीं थी, लोग अपने मन की बात तक यहाँ पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे था। फिर मिखाइल गोर्बाचेव, वैसे तो ये अच्छे व्यक्ति थे, यहाँ पे सुधार करने आए थे, सब कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन ये भी वो कुछ कर नहीं पाए। इन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई। अभी आपको सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, ये रशियन लैंग्वेज के वर्ड है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, 1991 तक सत्ता में रहे थे। इसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई अमेरिका के मुकाबले हम तो पिछड़ रहे हैं, तो इन्होंने सोवियत संघ में सुधार करने का प्रयास किया। ग्लासनोस्त की नीति लेके आए, जिसमें लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस को आज़ादी, राजनीतिक पारदर्शिता के लिए इन्होंने प्रयास करा। पेरेस्ट्रोइका में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश की, प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश की, निजी क्षेत्र की सीमित अनुमति इन्होंने दी। अब परिणाम क्या हुए, इन सुधारों से जनता को वर्षों से छिपाई गई जो सच्चाई थी वो पता लगने लगी। यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ के नेता ये बताते थे हम डेवलप हो रहे हैं, हम तो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इनको सच में नहीं पता था कि ये डेवलप है, ये इनको अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। अब इन्होंने सुधार करने शुरू करे तो लोगों को पता लगना शुरू हो गया। फिर राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, लेकिन आर्थिक संकट और अस्थिरता भी यहाँ पे बढ़ रही थी। सुधारों की गति जो थी अनियंत्रित थी। यानी कहने का मतलब है मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करने का प्रयास तो किया, लेकिन उतना अच्छा सुधार यहाँ पे हो नहीं पाया। फिर आलोचना देखो, इन सुधारों की योजनाबद्ध रणनीति का अभाव, यानी सुधार तो करे पर कोई अच्छी प्लानिंग नहीं थी। सुधारों ने संकट को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उजागर कर दिया, जिसकी वजह से सोवियत संघ टूट गया। फिर शीत युद्ध और सैन्य व्यय का अधिक आर्थिक दबाव। शीत युद्ध का दौर था, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ ये सोवियत संघ था, दोनों के बीच में खुलकर कंपटीशन था। तो अमेरिका को बराबर की टक्कर देने के लिए सोवियत संघ जो था हथियार पे बहुत पैसा लगा रहा था, परमाणु हथियार हो गया या फिर अन्य चीजों की होड़ में लगा हुआ था। इसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। अब सोचो कि इतना ज्यादा पैसा इसने हथियार में लगा दिया कि वहां के लोगों के लिए ही पैसा नहीं बच रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे प्रशासनिक भ्रष्टाचार था, नौकरशाही का सिकंजा था, यानी सोवियत प्रणाली जो थी एक ही पार्टी का शासन था। नौकरशाही यहाँ पे बहुत मजबूत थी, जैसा चाहे वैसा कर सकते थे, भ्रष्टाचार बहुत था, पक्षपात होता था, लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता था। इसकी वजह से जनता जो थी वो कहीं ना कहीं अपनी संस्थाओं से खुश नहीं थी। इसकी वजह से भी सोवियत संघ जो था वो टूट गया था। फिर सूचना क्रांति और पश्चिमी प्रभाव। 1980 के दशक में वैश्विक संचार मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने सोवियत नागरिकों को यह दिखा दिया कि पश्चिमी दुनिया में अधिक स्वतंत्रता, समृद्धि और जीवन स्तर जो है, ठीक है, वो थी। यानी कि कहने का मतलब है कि जब मीडिया का प्रभाव बढ़ा, इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ गई, तब सोवियत संघ को पता लगा कि वो तो पिछड़ रहा है। अमेरिका जो है वो तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, पूरी दुनिया में अमेरिका की संस्कृति को अपनाया जा रहा है, और सोवियत मॉडल जो था कहीं ना कहीं उसमें कमियां थी। अब वो कमियां सोवियत संघ की जनता के सामने आ गई। इसकी वजह से जनता में असंतोष बढ़ा, हताशा बढ़ी, और जनता जो थी अपनी सरकार के खिलाफ हो गई। ठीक है, फिर 1991 का तख्ता पलट होता है और सोवियत संघ का अंत हो जाता है। तो 1991 में जो कट्टर कम्युनिस्ट थे, इन्होंने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्ता पलट का प्रयास किया, जो कि असफल हो गया। यहाँ के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट का विरोध किया और जनता का समर्थन पा लिया। इसके बाद गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा शुरू कर दी। ठीक है, अलग अलग गणराज्य स्वतंत्र होने लगे। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन इसी समय हो चुका था, ऑफिशियल अनाउंस हो गया था कि सोवियत संघ अब नहीं रहा है। ठीक है, तो सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, धीरे धीरे ऐसा हुआ है, क्योंकि वहां पे बेकार प्रशासन था, भ्रष्टाचार था, जनता को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लोगों को लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, पार्टी जो थी एक ही पार्टी का शासन था, बहुत बुरा शासन था। ये सारी कमियां थी जो कि आपको किसमें बताना है, ये सारी कमियां आपको बताना है इसमें निष्कर्ष में बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन है कि इजराइल और फिलिस्तीन, इनके साथ जो संघर्ष चल रहा है, ठीक है, और उसके शासन और घरेलू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पे आपको चर्चा करनी है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष है, एक दीर्घकालिक, जटिल और संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दा है। देखिए क्या है, ये जो संघर्ष है ना, ये बहुत लंबा चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और जो केवल दो समुदायों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक विवाद भी आ जाता है, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा हुआ ये विवाद है। दशकों से चला आ रहा ये जो संघर्ष है, इसमें ना
केवल क्षेत्र में अस्थिरता को जन्म दिया है, बल्कि इसराइल की जो घरेलू राजनीति है, शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक संस्था है, इस पे भी कहीं ना कहीं गहरा गहरा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। क्योंकि जब संघर्ष होता है दो देशों के बीच में, तो दोनों ही देश उससे प्रभावित होते हैं, वहां की राजनीति प्रभावित होती है, और वहां की राजनीति प्रभावित होगी तो वहां की जनता भी प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए पॉइंट पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका जो एक कमेंट्स वाला क्वेश्चन होता है ना सबसे लास्ट में, जिसमें आपको 250 वर्ड के आसपास आंसर करना होता है, वो वाला। तो इसको ज्यादा बड़ा आंसर नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रमुख राजनीतिक मुद्दा, यानी कि फिलिस्तीनी संघर्ष ने इजराइल की राजनीतिक सुरक्षा को केंद्र में ला दिया है। अब क्या है भाई, फिलिस्तीन की तरफ से यहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठन है जिसकी तरफ से इसराइल पे हमला किया गया। फिर इसराइल ने उसके हमले के जवाब में फिलिस्तीन में और लेबनान में कई जगह पे हमला किया। ठीक है, उनके जो ठिकाने थे, हमास के ठिकाने या जो थे, उन पे आक्रमण किया, हमला किया। तो ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है, और इस सुरक्षा का मुद्दा का जो उपयोग है वो चुनाव में और चुनावी राजनीति में भी होता है। तो राजनीतिक दल जो है वो अक्सर सुरक्षा की नीति के कठोर रुख को अपनाकर वोट भी बटोरते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे शांति वार्ता या सहानुभूति दृष्टिकोण जो है इसको राजनीतिक रूप से नुकसान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर शांति बन जाएगी या फिर सहानुभूति वाला माहौल होगा तो कहीं ना कहीं जो नेता सत्ता में होगा उसके लिए वो चीज अच्छा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है चरमपंथी और दक्षिणपंथी दलों का उदय। तो हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूह के साथ बढ़ती हिंसा और जो इन पे रॉकेट हमले हो रहे हैं, जो इसराइल में चरमपंथी दलों को कहीं ना कहीं लोकप्रिय बना रहे हैं। यानी कि इसराइल में जो नेता जितना ज्यादा चरमपंथी होगा, जितना ज्यादा आक्रमण की बात करेगा, उसको लोगों का समर्थन उतना मिलता है, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो अगर हमास की तरफ से या फिलिस्तीन की तरफ से आक्रमण इसराइल पे होता है, तो इसराइल के जो नेता होंगे वो भी तो ये कहेंगे ना कि भाई मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं वो करूंगा। इस तरीके से होता है, तो चरमपंथी दल जो है ज्यादा लोकप्रिय बन जाते हैं। ये दल जो है अधिक सख्त सैन्य प्रक्रिया, बस्तियों का विस्तार और फिलिस्तीन के साथ समझौते के विरोध में रहते हैं हमेशा से। नेतन्याहू जैसे यहाँ पे नेता हैं, ये इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाकर लंबे समय तक सत्ता में भी बने रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकतंत्र और मानव अधिकार पे दबाव। सुरक्षा के नाम पर मीडिया प्रदर्शन और असहमति पर कहीं ना कहीं बैन लगा दिया जाता है, सीमाएं लगा दी जाती हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप में इसराइल की लोकतांत्रिक छवि भी कहीं ना कहीं खराब हुई है। हालांकि ज्यादातर जो क्या होता है, आतंकवादी हमले होते हैं वो फिलिस्तीन की तरफ से ही होते हैं, और घरेलू स्तर पर भी ऐसी कानून बनते हैं जो अल्पसंख्यक अरब इजरायली नागरिकों के अधिकारों को यहाँ पे लिमिट कर देते हैं, यानी सीमित कर देते हैं। नेक्स्ट है कि सैन्य व्यय और अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। इसराइल को लगातार सैन्य तैयारी और सुरक्षा बजट पे पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हर तरफ से इसराइल पे आक्रमण होते रहते हैं। तो ऐसे में अपना सुरक्षा बजट उसको ज्यादा रखना है, जिसकी वजह से जन कल्याण या शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जो है उस पर कम पैसा लगता है। ठीक है, और सामाजिक ध्रुवीकरण और असहिष्णुता में वृद्धि। फिलिस्तीनी मुद्दा इजरायली समाज में यहूदियों और अरब के बीच में जो विभाजन है उसको बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि अरब और यहूदी जो है इनके बीच में हमेशा से पुराना विवाद रहा है। अरब मूल के जो इजरायली नागरिक हैं, जो देश की आबादी का लगभग 20% है, कई बार दोहरी निष्ठा के संदेह में उनको संदेह की दृष्टि में देखा जाता है, क्योंकि भाई रहने वाले इसराइल के हैं लेकिन है वो अरबी मूल के। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये अरब को ही सपोर्ट करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अविश्वास देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक छवि पे भी प्रभाव पड़ता है। दुनिया भर में मानवाधिकार संगठन और मुस्लिम देशों से इसराइल की नीतियों की खूब आलोचना होती है। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों का समर्थन हालांकि हमेशा बना रहता है, परंतु वैश्विक जनमत और संयुक्त राष्ट्र में इसराइल की नीति पर की वैधता पे कई बार सवाल उठा दिए जाते हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो कठोर कार्रवाई के लिए जाना जाता है। अगर इसराइल की सीधा पॉलिसी है कि अगर कोई आतंकवादी हमारा एक नागरिक मारता है तो हम उस देश के 100 नागरिक मारेंगे और उस देश में घुसकर मारेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, चाहे कोई भी उनका विरोध करे वो इस चीज को भी नहीं देखते हैं, तो ये चलता है। तो आप ये बता सकते हो सारे पॉइंट, इसमें निष्कर्ष में भी लिख सकते हो। ज्यादा बड़ा आंसर आपको इसका लिखना नहीं था क्योंकि कमेंट वाला क्वेश्चन है।